Now you can tell what you have studied today's newspaper. First of all, सर फर्स्ट न्यूज की इंडिया में जो बीएससी की मार्केट कैप थी 5 ट्रिलियन को हिट करी आज ट्यूसडे को। 5 trillion what और dollar? डॉलर 5 ट्रिलियन। और अब How many इंडिया rupees? एज अ फिफ्थ कंट्री होगी कि ज्वाइन करेगी एक्सक्लूसिव मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लब अलोंगसाइड यूएस चाइना जापान एंड हांगकांग। How many rupees does it make? सर इन रुपीज में अभी आइडिया नहीं है मुझे सर। Okay. 400 समथिंग। Next news. आरबीआई जो इन्फ्लेशन था उनका टारगेट 4% का वो अभी एक्सपेक्ट नहीं है, मतलब भी नहीं हो सकता इस ईयर तो। और 26 तक, मतलब इस ईयर कुछ ऐसा फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर तक तो थोड़ा ड्रॉप होगा, बट अगेन फिर वो वापस 4.6 तक जाएगा एंड एंड तक होगा लास्ट 4.5 तक ही। तो इंटरेस्ट रेट लो करने की तो करंटली अभी तो अनलाइकली टू डू दिस ईयर। Okay. और जो ये दो कंपनीज है हीरो इलेक्ट्रिक एंड पेनलिक, इन्होंने कुछ ऐसा रूल्स ड्रॉप किया है कि जिनकी वजह से इनका जो इंसेंटिव मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से फेम सेकेंड पॉलिसी में, अब वो उनको नहीं मिलेगा। उनके ऊपर What ऐसा is FAME? 200। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्शन के लिए कुछ इंसेंटिव निकाला FAME. था गवर्नमेंट। FAME is not electric vehicle. FAME. सर इसको देखना पड़ेगा। Okay, go ahead. और 200 करोड़ का वापस पेनाल्टी भी इन पे लगेगा। किसके ऊपर लगा है 200 करोड़? कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट ऐसा था कि ये जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर इम्पोर्ट होता है चाइना से, वो पहले कम हो गए थे बट वापस अगेन 47% अराउंड वो इंक्रीज हो गए। बाकी लेकिन जो कंट्रीज है उनसे अभी डिक्लाइनिंग हुआ है। ओके. और इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बोला है कि अपने जो कंप्यूटर बैकअप उनको एक बार वापस रीचेक करें, इम्प्रूव करें, ताकि कोई भी डिजास्टर रिकवरी मतलब वो तो बाद में रिकवर कर सकें। ओके. एंड नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अभी 2024 में डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ सम आई थिंक जियो पॉलिटिकल इशूज जो चल रहे हैं इलेक्शन की वजह से। यस. और लास्ट न्यूज था कि फार्मर्स के वो एमएसपी गारंटी, अगर वो जो उनको गवर्नर ने ऐसा गारंटी नहीं दी तो वो वापस प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे. That's all. And one news was very important, that was related to NRI deposits. What you know about NRI accounts in India? That सर was the revision of this. यस सर, वो न्यूज आई थिंक मैंने That सुनी है वो। was related to FCNR account. On the same page, एफसीएल। when you have read the FDI declined, below that there was a news of NRI deposits जिसमें FCNR के बारे में mention. यस सर। Can you tell something about FCNR? सर एफसीएनआर एनआरआई जो है वो इंडियन बैंक में ऐसा ओपन कर सकते हैं और उसमें जो करेंसी रख सकते हैं वो एज अ डॉलर पाउंड कोई भी कंट्री का जो भी ऐसा करेंसी में वो अर्न करेंगे वो उस एफसीएनआर अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं। और उसमें बिल्कुल वो टैक्स फ्री रहता है और फुली रिपेट्रिएबल भी रहता है। Okay, so what is the difference between NRE and NRO? That's right. हाँ, एनआरओ आई थिंक वो अकाउंट है जो एक पर्सन अर्न्स इनकम फ्रॉम इंडिया and maintain in Indian rupees. So it is taxable. Hmm. Or NRE income is that income which he was earning from other country and maintaining in Indian rupees in Indian bank. So is it visible for you, this screen? Yes, sir. So let us get into the GNP for the today's topic. That is a gross national product.
ओके, सो जीएनपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एन जीडीपी प्लस हमारी कंट्री में कितना आ रहा है, अब कितना जा रहा है उसका डिफरेंस। हाँ, माइनस कितना हमारी कंट्री से जा रहा है. So the ओके। same thing you have to say in a formula manner. Means gross national product हाँ। is GDP अच्छा। plus what our national people are earning outside the India. Okay, and माइनस। what we are paying for that person who are earning in India but are from not फ्रॉम national category. नॉट। ओके। So in that manner you have to tell. जब भी हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करेंगे, we will come to तो this नेट NNP. नेट नेशनल। You can see the formula. Getting this? यस सर। And now come to depreciation. You know what is depreciation? That is a normal value of assets always decreases over डिक्रीज। time. We are not talking about the fixed asset, that is land. हाँ। Getting this? लैंड पे डेप्रिसिएट नहीं होता। Land is always appreciated by nature. हम्म। So that is called depreciation. Opposite of depreciation is called appreciation. हम्म। So you have to remember what is depreciation. This is a very basic thing. Now let us come into the inflation. What is inflation? So inflation सर is, yes, और increase in general level price of goods and services। yes, it is increase. Suppose हम पहले 4 पोटैटोज 5 रुपए में खरीदते थे एक महीने हाँ। पहले, लेकिन अब वही 4 पोटैटोज अभी हम 6 रुपए में खरीद रहे हैं. तो दैट इज इन्फ्लेटेड प्राइस. और कितना इन्फ्लेशन यस हुआ सर। है तो हम उसको बोलेंगे 20% के आसपास है. 20%। गेटिंग दिस? यस सर। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का दूसरा मतलब ये होता है कि अ लॉट ऑफ मनी इनटू द मार्केट. मार्केट में हाँ। अ लॉट तो ऑफ इसकी मनी. डिमांड इंक्रीज। यस. मतलब, और कभी कोई पूछता है कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं प्रिंट करता है, मनी. हाँ। बिकॉज बेस्ड ऑन दैट इफ दे विल प्रिंट, तो हर चीज के लिए हमको बहुत सारा पैसा ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में एक बैलेंस चलती है डिमांड सप्लाई की. तो उसमें उस एक्सेस जो मनी प्रिंट हुई है उसको बैलेंस करने के लिए हमको, सपोज आज एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की मिल रही है, तो फिर एक्सेस मनी प्रिंट करेंगे तो 500 600 रुपए ऐसे मिलेगी. हाँ। सो इन दैट मैनर इट विल गो. इसलिए वो डिमांड सप्लाई के बेस पे मनी प्रिंट करते हैं. और दूसरा सो सब रीजन ये भी है ना, वो 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना रहता है। यस, तो जितना उनके पास रिजर्व है उतना ही मनी वो बाहर निकाल सकते. बाहर निकल। मतलब लाइबिलिटी इक्वल होनी चाहिए उनके पास. हाँ हाँ। सो नेक्स्ट इज डिफ्लेशन. दैट इज कॉल्ड निगेटिव इन्फ्लेशन. निगेटिव ये इन्फ्लेशन ऐसा मीन्स, हाइपर इन्फ्लेशन है। नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन इज समथिंग की 40% 50% इन्फ्लेशन हो, डबल अच्छा। डिजिट में इन्फ्लेशन, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं. अच्छा। डिफ्लेशन इज समथिंग की निगेटिव टेरिटरी में इन्फ्लेशन आए. मतलब यू मस्ट हैव सीन द ग्राफ ऑफ इन्फ्लेशन लाइक इंक्रीजिंग दिस 4% 5% के बीच में ही ग्राफ रहता है ऑलवेज. अभी रिसेंट टाइम से, ओके. यस सर। एंड दिस इज अ जीरो. व्हाट हैपेंस इफ दिस गोज टू दिस लेवल? -1 -2 -3. So this will be called as a deflation. Deflation area, deflation phase. Getting this? सस्ताई हो जाती है। Yes. वही तो चीजें सस्ती हो जाती है। हाँ, deflation occurs when inflation rate becomes negative, below zero. लेकिन डिफ्लेशन कभी गवर्नमेंट आने नहीं देती है, हाँ हाँ। अदरवाइज इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है उस केस में. यस सर। सो here you can see that inflation means increase in the price, deflation प्राइस means decrease in the price. डिक्रीज। हाँ। Next is disinflation. That is
डिफरेंस इन इन्फ्लेशन मीन्स पहले हमारा इन्फ्लेशन था 6% I2, अब हमारा इन्फ्लेशन है 4%। कितना है अपना 2%, दैट विल बी कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। लेकिन इसकी एक डिफरेंस। फीचर है कि इसको हमेशा पॉजिटिव टेरिटरी में रहना चाहिए, मतलब I2 और I1 ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव। अच्छा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसइन्फ्लेशन। है। See here, the rate of inflation remain in positive region, but it reduced compared to last term. और अभी क्या हो रहा है, प्रीवियस मंथ के डेटा में 4.85 आया था सीपीआई की हाँ, वैल्यू, लेकिन अब के डेटा में आया है 4.83। गेटिंग दिस? तो ये डिसइंफ्लेशन होगा। ये 0.02% का डिसइन्फ्लेशन। हाँ। बोथ हाँ आर इन द वही। पॉजिटिव, मीन्स वी आर फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया, and it has reduced compared to last. We are also fulfilling this criteria. है। This is not harmful to the economy because inflation rate is reduced marginally, रिड्यूस क्योंकि मार्ज। they have to come to their target 4% तक, तो उनको करना ही पड़ेगा ये। 4%। हाँ। So unlike inflation deflation, disinflation is the change in the rate of inflation. रेट ऑफ इन्फ्लेशन। Okay, डिफ्लेशन ड्रॉप हो जाता है प्राइस किसी भी गुड का, बट डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, व्हेन द प्राइस इन्फ्लेशन स्लो डाउन टेम्पररली, दिस स्लो डाउन दे आर टॉकिंग। है। जब ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी, अब अगर आरबीआई को तुरंत लाना है 4% पे, तो हाँ। नेक्स्ट मीटिंग में जो जून में होने वाली है आई थिंक, उसमें वो क्या करेगी, 6.5 से रेपो रेट बढ़ा के इकट्ठे 7 कर देगी, बट दे डोंट डू दिस। उन्होंने एक बार में 1% बढ़ा दिया, वो हमेशा 25%, मतलब 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, हाँ। 75 बेसिस ऐसे बढ़ाते हैं। अगर वो एक साथ बढ़ा दिए तो क्या होगा, दैट विल कॉल डिसइन्फ्लेशन अगेन, और डिसइंफ्लेशन लार्ज होता है। मैग्नीट्यूड में डिसइन्फ्लेशन होगा उस केस। सो नेक्स्ट इज ठीक है। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मींस जहां हमारी इन्फ्लेशन रेट हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसमें होता क्या है कि सपोज देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन मींस लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। ओके, व्हाट गवर्नमेंट विल थिंक कि ये जो लॉट ऑफ मनी है इसको कोई ना कोई कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करेगा, मींस कोई प्राइवेट प्लेयर के हाँ। हाथ में बहुत पैसा है तो वो इन्वेस्ट करेगा अपने प्लांट में, और हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हाँ। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अच्छा। बट एक्चुअली दिस डजंट हैपन। अगर ये ऐसा नहीं होता है तब उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाती है और इन्फ्लेशन भी हाई होता है, क्योंकि लॉट ऑफ मनी इनटू द मार्केट और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई रहता है। हाँ, जब इन्फ्लेशन हाई रहे और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई रहे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इन द रियल वर्ल्ड, कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट लो रहेगा, बिकॉज दे विल इन्वेस्ट, और जहां वो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वैसे ही उनकी लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम और होगा। कम होगा। हाँ। सो ऑन द अपोजिट साइड इट वर्क्स, मीन्स ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों चीज हाई रहती है। ठीक है। एंड दिस, नाउ वी आर कमिंग टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई हैव टोल्ड यू वंस दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज पूरा ब्यौरा है ऑफ करेंट अकाउंट जो भी कंट्री ने किया है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड थर्ड कॉलम कम्स एज एन रिजर्व, मीन्स अगर रिजर्व। इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो हम यहाँ से निकाल के फिल करेंगे। रिजर्व। बट ठीक है। दैट थिंग यू डोंट हैव टू कीप इट इन माइंड। करेंट अकाउंट क्या होता है, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड इनविजिबल रिलेटेड, हाँ। मीन्स देर इज अ एक्सपोर्ट, देर इज अ इम्पोर्ट, और हमने थर्ड पॉइंट लिखा ट्रेड इनविजिबल। ओके, ट्रेड इनविजिबल। एक्सपोर्ट में हमने जितना एक्सपोर्ट किया
मीन्स डॉलर विल कम हियर। हाँ। इंपोर्ट में क्या होता है कि हम रुपीस देते हैं, हम्म, और ये जो ट्रेड इनविजिबल होता है इसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं। सपोज हमारे यहाँ कई ऐसे आईटी की कंपनीज हैं जो बाहर का रेवेन्यू कमाती हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज देके। हाँ। तो अगर वो वहां से कमा रहे, मतलब डॉलर हमारी कंट्री की टेरिटरी के अंदर आ रहा है हाँ। और वो इनविजिबल है, सर्विसेज आर वेरी अच्छा। मच इनविजिबल, इनविजिबल। तो दैट्स व्हाई दे विल कम अंडर ट्रेड इनविजिबल। अच्छा दूसरा ठीक है। कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सपोज यू वेंट इनटू द फॉरेन और वहां आप सेटल हो हम्म, गए, वहां अर्निंग करके घर वालों को पैसा भेज रहे हो, हाँ। दिस विल ऑल्सो कम ट्रेड इनविजिबल। तो बट जब वो तो बैंक अकाउंट से जाएगा तो वो तो शो होगा ना। बैंक अकाउंट से जाएगा बट दैट विल कम अंडर द ट्रेड इनविजिबल। एक स्पेसिफिक कॉलम है कि फॉरेन रेमिटेंस कहाँ आता है, तो ट्रेड इनविजिबल में आता है, और बैंक अकाउंट में जो जाता है, unless or until you are not buying any stock, that will come under current account. For example, you have taken money, you are earning in the foreign, you have taken a money, means in the dollar, and you have purchased some Indian stock, that will come under the capital account. कैपिटल अकाउंट। Getting this? कैपिटल अकाउंट में दो चीजें मेजर आती हैं, दैट इज एफडीआई इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू हैव टोल्ड इन बैंक्स, जो भी लिमिट है वो एफडीआई कैपिटल अकाउंट में आएगा, और एफपीआई, तो कैपिटल में तो मतलब वो भी आ गया ना, फिर कोई लैंड वगैरह अगर परचेज करके बिजनेस सेटअप कर रहा है। दैट इज एफडीआई। हाँ वही है FDI मैच। Yes, by definition, that is FDI. I have told you one other thing comes under this, that is a P notes. That will also come under the FPI. Okay. What is P notes? सर वो डायरेक्ट ऐसा बिना सेबी से रजिस्टर्ड हुए जब कंपनी ऐसा पी नोट्स इशू करती है तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Yes, that is called P notes. So बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ये देखते हैं कितना हमारा ट्रेड डेफिसिट है। यू मस्ट हैव हर्ड समटाइम्स करेंट अकाउंट डेफिसिट, और if you will still reading this newspaper, you will heard this term in next month or whenever RBI releases reports. हाँ। Okay. सो करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? मतलब वी हैव spent more of our dollars what we had and less we have हाँ। got from the other country. अदर। मतलब क्या कि if we are doing export more and import even more than the export, हाँ तो वो that will डेफिसिट हो गया। take the deficit. Yes. So in this method you have to remember कि balance of payment क्या है? This is a statement of current account and capital account of any country to the rest of the world. Okay. और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है आईएमएफ। आईएमएफ IMF ओके। आईएमएफ का एक मैनुअल है, मैनुअल 6 बोलते हैं उसको, वो डिफाइन करता है बीओपी को। नाउ लेट अस कम टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज वेरी सिंपल, करंट अकाउंट जो भी है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, अदर देन ट्रेड इनविजिबल। ट्रेड यू नो, उसको एक्सपोर्ट हटा के इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस उनके बैलेंस बीच का ऑफ। बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट दिस, यू हैव टू टेल दिस थिंग ओनली। ओके। नाउ द डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज दिस? अगर गवर्नमेंट को जब लग रहा है कि हमारी कंपनी है बट दैट इज, हम फ्यूचर इसका अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, हमको इसको अपने हाथ से हाँ। छोड़ देना चाहिए, एयर इंडिया जैसा बहुत हम्म, डेट में थी एयर इंडिया, फिर छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, अब प्राइवेट प्लेयर उसको देख तो वो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यस सर। गवर्नमेंट अपना जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो बाहर जाने दे। गेटिंग दिस? यस सर। So in the simple terms, selling of government stake in public डोमेस्टिक। sector undertakings, और बाय डेफिनेशन पब्लिक सेक्टर वही होती है जो 51% से ज्यादा शेयर हो।
तो मीन्स के पास। यस एटलीस्ट 51% हो या हम्म। उससे ज्यादा, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर। म्यूचुअल फंड क्या होता है? सर ये इन्वेस्टर से सब मनी लेके ये लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं नो, इस शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं है। एक होता है फंड, और उसमें ऐसा रहता है कि कई स्टॉक्स रहते हैं। सम मिड कैप्स भी रहेंगे, स्मॉल कैप्स भी रहेंगे, लार्ज कैप्स भी रहेंगे। मतलब हाई रिस्क भी रहेगा, लो रिस्क भी रहेगा। तो हाँ। उनका ये बकेट बनाएंगे, कई स्टॉक्स का एक बकेट। अब वो स्टॉक ट्रेड करेगा उसमें। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट हम लोग परचेस कर सकते हैं, रिटेलर्स, एनी कंपनी। अच्छा हाँ हाँ वही। गेटिंग दिस? सो ऑन दैट टर्म्स यू हैव टू टेल। ठीक है। उनकी यूनिट्स हम लोग परचेस करते हैं। फिर कुछ होता है एग्जिट लोड, कुछ होता है एक्सपेंस रेशियो, जिसमें हमको कुछ समथिंग अमाउंट देनी पड़ती है उनको, कुछ हाँ। परसेंटेज बेस पे। ठीक है, जब हम लोग वापस लेते हैं अपना अमाउंट से। हम्म। सो इसको कंट्रोल कौन करता है म्यूचुअल फंड को? दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो काइंडली नोट कि कई लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड को कौन इन्वेस्ट करता है, तो उनके दिमाग में आता है शेयर्स, स्टॉक्स। तो सेबी करता हाँ। होगा, बट सेबी नेवर रेगुलेट दिस, म्यूचुअल ओनली फंड ठीक है। एएमएफआई। प्लीज जस्ट रिमाइंड दिस, अदरवाइज फ्लो फ्लो में हमेशा लोगों से गलती होती है, वो सेबी बोल देते। ठीक है सर। दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, this is nothing. You have to remember only this thing. Even if someone is asking about mutual fund, you have to mention कि association of mutual funds in India म्यूचुअल regulate फंड। करता है। Now we are coming to NPA. You have asked multiple times. I have अच्छा। told multiple times. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब बनता है? जब 90 डेज तक कुछ भी अता पता नहीं है उस लोन। हाँ। ना तो डिफॉल्ट हमको, हो गया वो। यस, ना तो उसका प्रिंसिपल आया, ना तो इंटरेस्ट आया, तो उसको हमने एनपीए डिक्लेयर कर दिया। एनपीए कर दो। हाँ। सो दिस इज अ फॉर मोर देन 90 डेज। अगर कुछ नहीं होता है, एनपीए डिक्लेयर कर दे। द सेम डेफिनेशन यू हैव टू टेल कि वो लोन जिसकी हाँ। रीपेमेंट, या तो लोन के प्रिंसिपल की या तो इंटरेस्ट की, और बोथ, हाँ। हमको 90 डेज तक नहीं मिली, दैट विल कम अंडर द एनपीए। एनपीए ठीक है। once the borrower has failed to make interest or principal for 90 days। फॉर 90 डेज हाँ, तो वो लोन मतलब कंसिडर आज होता है की अगर एनपीए। डेट है तो आज से 90 डेज के अंदर आपने देना ही है। आप अगर यहाँ दे रहे हो दैट विल बी एनपीए, बट अगर यहाँ भी आप दे रहे हो तो उसका कुछ रहता है कि पर्सनली वो आपसे बैठ के कंसल्ट करके उसको स्टैंडर्ड अकाउंट में रहते हैं। एसएमए अकाउंट कहलाता है वो, स्टैंडर्ड मेंटेन अकाउंट कहते हैं उसको। स्टैंडर्ड मेंशन अकाउंट, आई थिंक यू कैन सर्च इट अबाउट इट। नो, दैट इज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसकी तीन कैटेगरीज होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट की: SMA 0, SMA 1, SMA 2। दिस थिंग यू हैव टू, यू कैन सी हियर। मतलब जो भी अगर 90 डे के बाद सेटल होता भी है तो भी वो इस अकाउंट में फिर कंसिडर होगा। हाँ, मतलब वो अगर एसएमए से बाहर चला गया, SMA 2 से, तो वो सीधा हो जाता है एनपीए। अच्छा ठीक है। गेटिंग दिस? सो सी हियर, मोर देन 90 डेज तक को हम एनपीए बोलते हैं। दिस थिंग यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। एंड दिस सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या कहलाते हैं? जो 12 मंथ या उससे कम में एनपीए रह गए हैं उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल एसेट्स, अगर वो रिमेन डाउटफुल है, मतलब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है 12 मंथ के लिए। लोन लॉस एसेट्स क्या कहलाते हैं? जहां एक लॉस हम देख चुके हैं या बैंक वाला देख चुका है कि यहाँ लॉस होना ही होना है, बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटेन ऑफ होली। मतलब क्योंकि वो उनके राइट ऑफ बैलेंस नहीं शीट हुआ से, है। यस, बैलेंस शीट से राइट ऑफ नहीं हुआ अभी, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन लॉस एसेट्स। उसके लिए अलग प्रोविजन लॉसेस। बनाए जाएंगे। सीधी बात, एनपीए क्या है? 90 डेज तक कुछ कलेक्ट नहीं किया, दैट विल कम अंडर द एनपीए। एनपीए। यस। तो 90 डेज आपको मेंशन करना है। रीजन क्या है इसके? इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो वो अगर फार्मर था तो हाँ। भर नहीं पाएगा।
दैट विल गो हाँ फॉर द एनपीए। विजय माल्या जी हैं, विलफुल डिफॉल्ट, बाहर चले जाओ। विजय माल्या। मैक्रो इकोनॉमिक हाँ। सिचुएशन है कि कंट्री ग्रो नहीं कर रही है तो हमारी अर्निंग नहीं हो रही है। अब हमने लोन लेके बिजनेस खड़ा किया, अर्निंग नहीं हो रही तो हम कैसे भरें? वी आर इंसॉल्वेंट, हम बैंक करप्ट हो यस चुके हैं सर, ऐसा। ठीक है। ओके। एंड व्हाट डज बैंक इफ आई डू? इसकी कई चीजें होती हैं, जैसे अगर जेन्युइन रीजन है आपके पास, आपने लोन लिया था एक अच्छे बिजनेस के लिए और हाँ। फिर बिजनेस नहीं चला तो डिफॉल्ट कर दिया, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। फिर वो सरफराइसी एक्ट में जाता है, फिर वही लोन वहां जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास जाएगा, और आप बैंक तो करप्सी मतलब एक्ट के तहत एट द एंड देना ही पड़ेगा लोन। देना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। पहली बात, अच्छा। आपके पास स्पेसिफिक रीजन हो। पहली बात तो लोन ऐसे नहीं देते फ्री में, कुछ कोलेटरल लेंगे, हाँ। उसको मार्केट में बेच के उतना ले लेंगे। अगर उन्होंने कोलेटरल 100 रुपए का लिया तो 90 रुपीज आपको लोन देंगे। ओके। तो एनी हाउ दे विल ठीक। बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रमोट करती है हाँ। किसानों को लोन का, और किसान डिफॉल्ट हम्म। करता है, तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोलती जाके मारो किसानों को, लोन लो, वापस रिकवरी लो। अच्छा। यस, इन दैट मैनर। सो कुछ तो फिर वो राइट ऑफ हो जाती हूँ मैं लोग। राइट ऑफ हो जाते हैं, प्लस जेन्यून रीजन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास हम्म। पैसा है फिर आप बैंक को मना कर देते। अच्छा, ठीक है। इफ केस इज नॉट जेन्यून, दैट विल कम टू द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एआरसी, जो मैंने ऐसे बताया, सरप्राइजी एक्ट 2002। सरप्राइज है। हाँ। कोर्ट ऑफ लॉ में पिटीशन पड़ सकती है, क्रिमिनल केस भी आपके खिलाफ हो सकता है, जो विजय माल्या के खिलाफ। अच्छा। सो ये आपको नहीं पढ़ना है, इसमें क्या होता है ये भी नहीं पढ़ना। एंड यू नो दिस थिंग, एआरसी क्या है, दैट इज अ यस एनबीएफसी। सर। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द बेसल 3 नॉर्म्स। वैसे। एज यू हैव सेड दैट 1974 में आया था बासेल कमेटी पूरी। हम्म। दैट इज अ टर्म बासेल, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, पास। ओके। सो इसमें आया बासेल 1, बासेल 2 इन 2004। और इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, लेट मी टेक इट वेरी क्लियर कि ये पूरा रिस्क के ऊपर खेलता है। यू नो क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क वही कि कोई कैपेबल नहीं है बाद में लोन डिफॉल्ट अगर करता है तो फिर। बस वही कहलाता है क्रेडिट। मार्केट रिस्क क्या है कि मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के कारण जो डिफरेंस आता है वैल्यू पे, हमने जो एसेट ले रखी है, वो कहलाता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर वो इंक्लूड होगा ना जो बैंक ऐसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, यस। तो जैसे उसमें अगर हमारे उनको लॉस हो। पोर्टफोलियो में कोई है, सपोज एचडीएफसी का शेयर है, हाँ। अब कल को वो गिर गया बहुत खतरनाक, तो वो भी एक रिस्क है हम्म। जो हमने बियर किया। हाँ। अब जो कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें हम्म। इफेक्ट आने के कारण कुछ शेयर मार्केट में इफेक्ट आया जिससे हमारी वेल्थ कम हुई, दैट इज मार्केट फैक्टर। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑपरेशन। operational risk, means you have shop, फ्रॉड। you have shop, and now यस in सर। this shop you think, you make a estimate कि हम एक महीने में कम से कम 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रेवेन्यू इज नॉट द प्रॉफिट। सेल। हाँ, तो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, सेल करेंगे, बट हाँ। वी आर अनेबल टू डू दिस ड्यू टू हम्म। समथिंग। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मतलब हमारे पास हमारा जो इनपुट है, जो भी हम बेच रहे हैं, वो नहीं आया समय से, वो कुछ 15-20 दिन लेट हो गए, जिसके कारण हमारा ऑपरेशन ठप हो गया। दैट विल ऑल्सो हाँ। कॉज अ ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, ठीक है। फेलर ऑफ एनी थिंग। ओके। कोई फ्रॉड वगैरह अगर बैंक के फ्रॉड हो साथ हो। जाए, क्रिमिनल एक्टिविटी डिसरप्ट कर दे जो बिजनेस प्रोसेस को, एनी इवेंट, हाँ। अच्छा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन। ठीक है। सो दिस वी विल नॉट टॉक अबाउट, आई विल टेल यू वेरी शॉर्ट फॉर्म व्हाट है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आरबीआई बोलती है कि आपको 9% रखना है।
मिनिमम CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हाँ। क्योंकि सपोज 9% का मतलब ये है कि अगर इन केस इकोनॉमी बहुत गंदी गिरी, हम्म। कुछ भी बहुत वर्स्ट हुआ, तो 9% बफर रहेगा इनके पास, कि बैंक पूरी तरह से ना बंद हो पाए, मतलब 9% ये सह सकती है उस चीज को, इट कैन बियर इट। So first of all, I want to tell you that how does Basel 1 came. Okay, you can please write हाँ। it. This is a very good thing. Basel यस। 2 फिर आता है, फिर 3 आता है, मतलब सब रेक्टिफाइड वे में आते हैं। पहले एक आया था, उससे काम नहीं चला तो फिर दूसरे को लाना पड़ा। फिर दूसरा है। हाँ, फिर तीसरा आया, तो अभी तीसरा अप्लीकेबल है, चौथे की तैयारी है। तो फर्स्ट वन ओके। में क्या होता है कि पहले आया था क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क का। मतलब इन दोनों को कंसीडर करके हम एक ऐसा परसेंटेज रखाएंगे जो बैंक रखेगी अपने पास, दैट विल बी कॉल्ड इन CRAR। ओके, CRAR मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो। उसमें क्या होता है कि ये एक रेशियो होता है सिंपल, जिसमें ऊपर हमको रखना पड़ता है हमारा Tier 1 कैपिटल। 9% जो ये टीयर वन कैपिटल है। यस, Tier 1 है। कैपिटल में क्या क्या आता है, टोल्ड यू, दैट कम्स CT, कॉमन इक्विटी टीयर, जिसमें हम डिविडेंड्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड CT1। ओके, मतलब अगर बैंक के पास कुछ कुछ भी नहीं बचा, बैंक ने जितना लोन दिया था वो भी वापस नहीं आया, डिपॉजिट वाले आए पैसा ले गए सब, ठीक है। हाँ। हाँ, सी वन थिंग, बैंक रन की सिचुएशन ये कहलाती है, अगर जितना डिपॉजिट है आपके पास सब आए एक दिन और सब ले जाए, वो एक साथ। हाँ, तो वो बैंक रन बैंक कहलाते हैं। रिमेंबर दिस टर्म। सो इसमें जो फर्स्ट में आया था बासेल 1 में, उसमें CRAR इज इक्वल टू T1 बाई क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क। ओके, सो व्हाट इज द T1, जो उनकी बैलेंस शीट में है, ये है एसेट लाइबिलिटी, ये है इक्विटी का। तो सबसे ऊपर रहता है कॉमन इक्विटी Tier 1, और उसके बाद आता है T1 में ही एक AT1 बोलते हैं हम जिसको, जो बॉन्ड्स खरीदती है कई एडिशनल बैंक्स, टीयर। एडिशनल Tier 1। इसको हम अमूमन तौर पर बोलते हैं डिस्क्लोज्ड रिजर्व, या अगर वो नहीं होता है तो हम AT1 से फुलफिल कर सकते हैं वो क्राइटेरिया। मीन सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल के पास एक होगा पेड अप शेयर कैपिटल, हाँ। देन डिस्क्लोज रिजर्व, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस हमने शो किया। और अगर उससे वो नहीं है, मीन्स वो 9% तक, 9% तक नहीं पहुंचा पा रहा है, हाँ। देन वी विल परचेज AT1 बॉन्ड्स। ये हमको फिर सिक्योरिटी देंगे उसके लिए, मीन्स हमको उतना मनी लॉक करना है कहीं, एट द एंड वी विल बी एबल टू गेट दैट। और मतलब ये बैंक अपने पास साइड करके रखेगी या कहीं इन्वेस्ट करेगी ऐसा? ये बैंक अपने पास ही रखेगी। है। सुशी, अगर कोई भी कंपनी, सपोज बैंक, अब हम इसको बैंक करप्ट घोषित कर दिए और इनका लिक्विडेशन होने वाला है, तो जो जितना इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है वो सब में बढ़ जाता है, जितने शेयर होल्डर्स है। ठीक है। अगर कोई डेटर नहीं है, मतलब हम यहाँ वो नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारा लोन लिया था इसने, हाँ हाँ। गेटिंग न दिस। सो और इसको बोलते हैं क्या, क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क, इसको RWA बोलते हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स। एसेट्स। ये हो गया पहले की बात। अब जो दूसरा आता है उसमें तीन चीजें आती हैं। तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपनी पहले में, CRAR जो है इज इक्वल टू T1 अपॉन क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशन रिस्क। गेटिंग दिस पॉइंट। ये सीआरए निकालने का वो है अभी। ये फॉर्मूला है कि आपको T1 इतना तो रखना ही है कम से कम। गेटिंग दिस। है। क्या डिफरेंस आया आपको, ऑपरेशन रिस्क ऐड हो गया यहाँ। हाँ। T1 विल बी द सेम, मतलब ये भी 9% रखना है हम।
ओके। फिर जो दूसरा, ये इसका पिलर वन है, सेकेंड बासेल का पिलर वन ये है। और उसका पिलर टू ये बोलता है कि आपको एक सुपरवाइजरी अप्रोच रखनी है। सुपरवाइजरी अप्रोच। हाँ, सुपरवाइजरी मतलब पूरा सुपरविजन करना है कि क्या चल रहा है, क्या कैसे चल रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है बैंक के अंदर, ये सब। ठीक ठीक है। है, मतलब लेंडिंग एक्टिविटी पूरी सही तो है, ये सब चीज। और थर्ड पिलर था इस कमिटी का, जो सेकेंड वाली है, इसका रिकमेंडेशन था कि डिस्क्लोज करना है एवरीथिंग, वेरी ट्रांसपेरेंट यू हैव टू। कितनी रिस्क है, क्या है, वो सब डिस्क्लोज करना है। एवरीथिंग कि अब आपके बैंक के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चल रही है, कमेटी कौन कौन सी, एवरीथिंग दे हैव टू डिस्क्लोज। ठीक है। और तीसरा बासिल आता है जिसमें बोला जाता है कि आपको अब 9% तो आप रख ही रहे हो, अब आपको इसके ऊपर से भी कुछ परसेंट रखना है, दैट इज 2% तक। 2%। ठीक है। एक्चुअली इसमें 2 नहीं था, 2.5 था, जिसमें दो बफर्स आए थे। बफर्स मींस कैपिटल कंजर्वेशन बफर एक आया था, एक काउंटर साइक्लिकल बफर आया था। ठीक है, तो 9% प्लस 2.5% प्लस 2.5%। अच्छा, ये दो बार ऐसा टोटल इतना करना है। यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव टू रिमेन, मतलब 9% तो आपको ये रखना है, ये वाली चीज। और हाँ। 2.5 और बफर रखने हैं दो, सेम सिचुएशन के, जिसमें 2.5% रहेगा। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे फॉर्मूला ये था पहले, यहाँ T1 के साथ एक T2 भी ऐड हो जाता है। अच्छा, इधर T1 के साथ T2 भी है। हाँ, दैट इज अ एडिशनल टीयर 2। ठीक है। ये टीयर 2 मैक्सिमम हम ले सकते हैं 2% तक। तो टीयर 1 कितना अच्छा, लेंगे, T2 का सेवन भी। परसेंट ठीक है। गेटिंग दिस? हम्म। मतलब इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज आई वांट टू टेल कि सबसे पहले आपको टीयर 1 वाला लेना है, जिसमें आप मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 7%। हम्म। फिर लेना है टीयर 2, जिसमें आप मैक्सिमम हाँ। 2%। तो बोथ ऑफ विल मेक CRAR 9%। 9%। फिर आपको आना है कंजर्वेशन बफर्स में, दो बफर लेने हैं आपको, हाँ। जिसमें से एक में 2.5%, दूसरे में 2.5%। 2.5%। हाँ। सो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ, मतलब कोई भी अगर रिस्क शॉक आता है इकोनॉमी का, हम्म। तो बहुत अच्छे से बियर कर सकते हैं। ये बफर पहले बियर करेगा, वो भी नहीं कर पाया तो ये टीयर 2 बियर करेगा, वो नहीं कर पाया तो दूसरा एक बात। बैलेंस हाँ। शीट बियर करेगा। डन। हाँ। तो ये रिस्क से ठीक है। बचाया बासिल 3 अपना। हम्म। So for the today till this point, for the Basel हाँ। committee is over for you, and we have यस reached सर। up to this 18 pages 18। of this 19. I'm sorry. ठीक है Okay. सर। So from tomorrow we are reading the Negotiable Instruments Act. नेगोशिएबल। ओके सर। So for you, just revise all these things, and that's all from my side. Thank you for joining. यस सर। थैंक यू सर।